नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी ये ई व्याख्यान की जो श्रृंखला है वह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को लेकर चल रही है और हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे थे वह शून्य करार को लेकर कर रहे थे। शून्य करार में हमने हमारे पिछले ई व्याख्यान में आपके साथ जो चर्चा की थी वह थी धारा 28 विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ करार, एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। हमने उसमें ये देखा था कि कोई करार ऐसा हो जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की सहायता लेने से रोकता हो और ऐसी कोई शर्त भी हो तो शर्त शून्य होगी। इस धारा के दो भाग थे। हमने पहले भाग की चर्चा आपके साथ की थी और धारा का दूसरा जो भाग था उसकी चर्चा शेष थी। तो धारा की जो दूसरा भाग है उसे देखते हैं जरा। यदि किसी संविदा द्वारा भारतीय परिसीमा अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध कोई संविदा की जाती है तो संविदा कैसी होगी? शून्य होगी। हमने ये उदाहरण देखा था कि यदि संविदा भंग या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो उस स्थिति में वाद के किसी पक्षकार को 3 वर्ष के भीतर वाद लाए जा सकने की स्वतंत्रता है और ये स्वतंत्रता देता है भारतीय परिसीमा अधिनियम। अब यदि वो जो 3 वर्ष की अवधि है उसे घटाकर 2 वर्ष कर दिया जाए तो ये विधि विरुद्ध होगा और इसकी इजाज़त न्यायालय नहीं देगा। तो ऐसा कोई करार किया जाता है तो वह करार कैसा होगा? शून्य होगा। अब इस धारा का अपवाद, इस धारा के जो अपवाद है उसको देख लेते हैं एक बार। पहला अपवाद है किसी मामले को पंच निर्णय या मध्यस्थता के लिए भेजना है तो ऐसा करार शून्य नहीं होगा तथा केवल वही धनराशि वसूल की जा सकेगी जो पंच निर्णय में अवार्ड हो। अर्थात यदि कोई संविदा की जाती है, कोई करार किया जाता है और उस करार में ये प्रोविज़न रख दिया जाता है या ये प्रावधान कर दिया जाता है कि अगर कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उसमें सीधे ही न्यायालय में जाने के बजाय मामले को पंच निर्णय या मध्यस्थम के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के सम्मुख जाने से रोका जा रहा है, लेकिन चूंकि ये भी लोकहित में है और मामले का निर्धारण त्वरित गति से होता है तो इसे छूट दी गई है और इसमें कह दिया गया है कि अगर पंच निर्णय या मध्यस्थम के लिए कोई शर्त हो किसी करार में तो ऐसा करार शून्य नहीं होगा। और दूसरा बिंदु इस पर देखते हैं, जहाँ संविदा में मध्यस्थम खंड लागू हो वहाँ यदि पक्षों के मध्य स्पष्टतया तय हो तो किसी विवाद में विधि के प्रश्न के निर्णय के लिए भी मध्यस्थम को निर्णित किया जा सकेगा, मध्यस्थम को निर्दिष्ट किया जा सकेगा। तो यहाँ दो बातें आई। जो पहला बिंदु था उसमें तो ये कहा गया कि अगर कोई पंच निर्णय में कोई अवार्ड जारी कर दिया जाता है तो वो वैध होगा, वो मानने योग्य होगा और न्यायालय में नहीं जाया जा सकेगा। और जो दूसरा बिंदु है उसमें ये कह दिया कि अगर विधि के प्रश्न का भी निर्णय अगर मध्यस्थम द्वारा करवाए जाने की अगर कोई शर्त हो तो वह शर्त भी वैध होगी, अवैध नहीं होगी। और धारा 28 में या धारा 28 का जो उल्लंघन है वो नहीं होगा। अब हम आगे देखेंगे आप अनिश्चित करार या अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। अनिश्चित करार या अनसर्टेन एग्रीमेंट्स सेक्शन इसमें आता है 29। तो इस धारा को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है वह करार जो अनिश्चित हों और दूसरा भाग वह करार जो अनिश्चित हैं
और निश्चित नहीं किए जा सकते। दोनों में फर्क है। पहला बिंदु उन्होंने बताया कि जो अनिश्चित है, और दूसरा जो अनिश्चित है और निश्चित नहीं किए जा सकते। उदाहरण, 100 मन तेल का करार किया गया। ये सभी दृष्टांत आपको बैरेक्ट में और सभी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। तो पहला उदाहरण है 100 मन तेल का करार किया गया। तो ये करार शून्य है। क्यों? क्योंकि कौन सा तेल, किस तरह का तेल या किस प्रकृति का तेल, ये नहीं बताया गया। तेल तिल का हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, या अरंडी का हो सकता है। किसी भी तरह का, किसी भी पदार्थ का तेल हो सकता है। तो यह निश्चितता नहीं है, करार अनिश्चित है, तो ये शून्य करार है। अब अगला दृष्टांत हम देखते हैं। 100 मन तेल विनिर्दिष्ट, 100 मन तेल विनिर्दिष्ट का करार किया गया। अब चूंकि विनिर्दिष्ट कर दिया गया, बता दिया गया कि किस प्रकार का तेल चाहिए और वाणिज्यिक वस्तु था ये, तो ये जो करार है, इस तरह का करार है, वह करार वैध होगा। तो धारा 29 में दो बातें आई, दो भाग आए। पहला अनिश्चित और दूसरा अनिश्चित है लेकिन उसे निश्चित नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे वह है धारा 30, बाजी का करार या पंद्यम का करार या वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ये तीनों ही एक ही चीज़ हैं और इनके भिन्न भिन्न नाम हैं। देखते हैं एंसन महोदय इस बारे में क्या कहते हैं। पंद्यम या बाजी की परिभाषा किसी अनिश्चित घटना के निश्चित होने पर या मूल्यवान वस्तु को देने का वचन बाजी कहलाता है। एक बार पुनः देखते हैं। किसी अनिश्चित घटना के निश्चित होने पर धन या मूल्यवान वस्तु को देने का वचन बाजी कहलाता है। यानी कोई ऐसी घटना जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, और वो यकायक अचानक निश्चित हो जाती है, तो उसके निश्चित होने पर कोई धन या मूल्यवान वस्तु देने का वचन बाजी कहलाता है। अब आगे देखते हैं। यदि दो पक्ष एक भविष्यकालीन अनिश्चित घटना के बारे में विपरीत मत रखते हैं, अर्थात एक कहता है घटना घटेगी और दूसरा कहता है घटना नहीं घटेगी, तो घटना के निश्चित होने पर एक की जीत व दूसरे की हार होती है। एक की जीत व दूसरे की हार होती है। आगे देखें धारा 30 ये कहती है कि पंद्यम तौर के करार शून्य होंगे, या जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, वो वॉइड होंगे। इसमें दोनों पक्षों की हार या जीत के अलावा कोई हित नहीं होता तथा न ही अन्य कोई प्रतिफल दिया जाता है। ये मुख्य कारण है ऐसे करारों के शून्य होने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार जीत के अलावा किसी पक्ष का कोई और निजी हित नहीं होता है। केवल हार और जीत ही इनका हित होता है और नहीं कोई अन्य प्रतिफल दिया जाता है। इस हार जीत से पहले कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता। इस हार जीत से कोई धन या मूल्यवान वस्तु को देने का वचन दिया जाता है। इस वजह से ये शून्य करार की श्रेणी में आता है। अब पंद्यम के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, एक बार जरा इन्हें देख लेते हैं। पहला, अनिश्चित घटना, अनसर्टेन इवेंट। अनिश्चित घटना या अनसर्टेन इवेंट किसे कहते हैं? जो अनिश्चित हो, यानी ये जो पंद्यम की या बाजी की जो करार है उसकी मुख्य शर्त है, या यूं कहें इकलौती शर्त है। इकलौती शर्त क्या है कि घटना अनिश्चित होनी चाहिए। ऐसी घटना भूत, वर्तमान या भावी हो सकती है, लेकिन परिणाम व समय की जानकारी न हो। परिणाम व समय की जानकारी न हो। तो पहला हो गया अनिश्चित घटना या अनसर्टेन इवेंट, और दूसरा पारस्परिक लाभ या हानि की संभावना। पारस्परिक लाभ या हानि की संभावना, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। इसमें दो पक्ष होने चाहिए
और हार और जीत की संभावना भी होनी चाहिए। हार और जीत की संभावना के बिना बाजी का करार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें अनिश्चितता नहीं होगी। तो दूसरा बिंदु पारस्परिक लाभ व हानि की संभावना। तीसरा बिंदु घटना नियंत्रण से परे हो, नीदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर इवेंट, यानी दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष के हाथ में ये नहीं होना चाहिए कि वो घटना को अपनी मर्जी के मुताबिक नियंत्रित कर सके। और अगला बिंदु है घटना में कोई अन्य हित ना हो, नो अदर इंटरेस्ट इन इवेंट। यदि किसी पक्ष का हार या जीत के अलावा कोई अन्य हित नहीं है तो ऐसी संविदा बीमा संविदा से अलग होगी, क्योंकि बीमा संविदा में कोई लाभ की संभावना नहीं होती, बल्कि मृत्यु या दुर्घटना या अग्नि की स्थिति में ये राशि मिलती है, यानी बीमा योग्य हित मौजूद होता है। कहने का मतलब है कि बाजी का जो करार है या वेजरिंग एग्रीमेंट है, इसमें क्या होता है कि बीमा योग्य हित मौजूद नहीं होता है। अब बीमा योग्य हित में क्या होता है, बीमा में जिस व्यक्ति ने बीमा लिया है पहले उसे भुगतान करना पड़ता है या प्रतिफल चुकाना पड़ता है, और वो प्रतिफल कम होता है और जो नुकसानी की राशि मिलती है वो अधिक होती है। तो ये बाजी की करार नहीं है बीमा संविदा, क्योंकि आपने प्रतिफल का भुगतान किया है और इस घटना में आपका हित जुड़ा होता है। जबकि बाजी के करार में ऐसा पूर्व में कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता है और दो पक्षों का केवल हार जीत पर ही हित निर्धारित होता है। तो आज के इस ई व्याख्यान को यही विराम देते हैं। आपसे पुनः अगले ई व्याख्यान में भेंट करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।